हेलो एवरीवन, मैं प्रीति मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी इस क्लासेस पर। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर यानी डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग टॉपिक वाइज हर चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आप लास्ट टॉपिक जरूर देखिए, तभी आपको आगे के टॉपिक क्लियरली समझ में आएंगे। बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक, तो एक साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली, है ना। इन साइंटिस्ट ने 1924 में यह सुझाव दिया कि जो पदार्थ के कण होते हैं, चाहे वो स्थूल हो चाहे वो सूक्ष्म हो, यानी कि इंग्लिश वाले चाहे वो माइक्रो हो चाहे वो मैक्रो हो, किसी भी प्रकार के कण हो, वो तो दो तरह की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। यानी उन्होंने बताया कि जो पदार्थ है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, जो पदार्थ है ये दो तरह का नेचर प्रदर्शित करता है, एक कण की भांति और एक जो है तरंग की भांति। कण को और अपने इस कही हुई बात को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक गणितीय समीकरण दिया जिसको हम डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या, डी ब्रोगली इक्वेशन की। ठीक, क्या होती है डी ब्रोगली इक्वेशन, फिर से एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं कि एक साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली, जिन्होंने 1924 में ये प्रपोज किया, ये बताया कि किसी भी प्रकार के जो कण होते हैं, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे वो स्थूल हो, वो एक द्विक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कोई पदार्थ दो तरह की प्रकृति प्रदर्शित कर सकता है, एक कण की तरह और एक तरंग की तरह। और अपनी इस कही हुई बात को गणितीय रूप देखने के लिए उन्होंने एक समीकरण दिया जिसको हम डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो डी ब्रोगली को इस गणितीय समीकरण देने के लिए क्या किया, जैसे आपने पढ़ा होगा आइंस्टीन ने ऊर्जा का समीकरण दिया था। तो आइंस्टीन के अनुसार E = mc², है ना। यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे m मास है यानी द्रव्यमान है, और c क्या है, प्रकाश की चाल। ठीक, और अगर पदार्थ की तरंग की भांति बात करें तो तरंग की भांति जो साइंटिस्ट थे मैक्स प्लैंक, उन्होंने फॉर्मूला दिया था E = hν, और बताया था कि hν जो होते हैं, जो छोटे छोटे फोटोन होते हैं ना, वो ऊर्जा के रूप में छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो यानी तरंग के रूप में जब बताया तो उसके लिए फॉर्मूला हमने ये यूज़ किया जो मैक्स प्लैंक ने दिया था। और जब कण की तरह हम पदार्थ को देख रहे हैं तो हमने फॉर्मूला E = mc² लगाया जो हमें आइंस्टाइन दिया था। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला हो गया जहाँ पे h क्या है, जहाँ पे h है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं, और न्यू क्या है, आवृत्ति। ठीक, अब हम एक व दो समीकरण की तुलना करने पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, hν = mc², है ना, ये लिख लिया और ये लिख लिया। दोनों को कंपेयर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो hν/c को इधर ले आए, एक c हमारा यहाँ रह जाएगा। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि ν = c/λ होता है ना। तो हम यहाँ पर h/λ = mc लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर हम λ = h/mc लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? क्या लिख सकते हैं, λ = h/mc, यानी लैम्डा निकाल लिया, ये उधर चला गया h/mc। ठीक, ये जो समीकरण है, यद्यपि ये फॉर्मूला केवल फोटोन के लिए प्राप्त किया था, परंतु डी ब्रोगली ने सत्यापित किया
कि नहीं, ये जो हमारा ये फॉर्मूला है ये सभी प्रकार के कणों पर, सभी पदार्थ के कणों पर लागू किया जा सकता है। और बताया कि यदि m द्रव्यमान का कण हो जो v वेग से गति कर रहा हो तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। ठीक, जहाँ पर आप जानते हैं कि p इक्वल टू mv होता है और m है ना, p इक्वल टू mv होता है, जहाँ पे p क्या है, संवेग है, मोमेंटम है, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं h अपॉन p। तो ये हमारा क्या है, डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक, समझ में आ गया। फिर से देखेंगे कि डी ब्रोगली ने बताया कि नहीं, किसी भी प्रकार के जो पदार्थ के कण होते हैं वो दो तरह का नेचर प्रदर्शित करते हैं, एक कण की भांति, एक तरंग की भांति। तो कण की भांति जो फॉर्मूला होगा वो हमारा हो गया E=mc², जो आइंस्टीन ने दिया था। और जो फोटोन यानी कि तरंग के भांति जब इलेक्ट्रॉन काम करेगा ना, या कण कोई काम करेगा, तो उसकी ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, E=h। ने दोनों फॉर्मूले को हमने कंपेयर कर लिया इस तरह से, और हमारा फॉर्मूला निकल के आया लैम्डा इक्वल टू h अपॉन c। ये फोटोन के लिए फॉर्मूले को प्राप्त किया गया था, लेकिन डी ब्रोगली ने सत्यापित किया कि नहीं, इसे किसी भी प्रकार के पदार्थ के कणों के लिए हम उपयोग में ला सकते हैं। और उन्होंने आगे बताया कि अगर m द्रव्यमान कोई कण हो, v वेलोसिटी से गति कर रहा हो, तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन v। और mv की जगह हम p को लिख सकते हैं, p हमारा संवेग है, तो हमारा लास्ट फॉर्मूला क्या हो गया, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, जो कि हमारा डी ब्रोगली समीकरण है। ठीक, समझ में आ गया। बढ़े आगे अपने दूसरे टॉपिक की ओर। तो दूसरा टॉपिक है हमारा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक, तो यहाँ पे बात करने थे हम हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, देखिएगा, इसको एज इट इज याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा, आपको इसको एज इट इज याद करना है। क्या, किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। क्या बताया, हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण की, यानी बात किससे कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। ठीक, समझ में आ रहा होगा। किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। यानी कि इन्होंने अपने इस लाइन को गति समीकरण दिया। ये गति समीकरण हमारा इस प्रकार है, डेल्टा p इक्वल टू डेल्टा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, जिसके अनुसार इन्होंने समझाया कि किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण का संवेग डेल्टा p उसके स्थान यानी डेल्टा x के गुणनफल का h अपॉन 4 पाई के या तो बराबर होता है या तो इक्वल होता है। क्या बताया, किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है, और इसका यथार्थ निर्धारण असंभव है, और इसका गणितीय समीकरण क्या दिया, उसका गणितीय समीकरण दिया डेल्टा p इंटू डेल्टा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, जिसके अनुसार इन्होंने बताया कि किसी गतिशील अतिसूक्ष्म की स्थिति और वेग का एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते, और इसका समीकरण इन्होंने बताया डेल्टा p इंटू डेल्टा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, यानी किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण की स्थिति का मतलब हो गया डेल्टा x, और वेग यानी कि डेल्टा p। ठीक, क्या बताया, किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण के वेग यानी डेल्टा p और उसके डेल्टा x यानी स्थान का जो गुणनफल है, ये दोनों का जो गुणनफल है
वो या तो h/4 के बराबर होगा, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा एक्स। क्या कह रहे हैं कि डेल्टा पी यानी संवेग और स्थिति का गुणनफल या तो h/4 के बराबर होगा, है ना, या डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इसको h/4 से अधिक होगा। ठीक, क्या बताया, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का जो गुणनफल है वो h/4 के बराबर होगा या h/4 से अधिक होगा, जिसको हम इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक, तो इससे इसका क्या मतलब निकल के आया, इसका मतलब ये निकल के आया कि हम किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का यथार्थ निर्धारण असंभव है। दोनों का यथार्थ निर्धारण हम नहीं कर सकते। अगर हम किसी के डेल्टा पी की बात करेंगे, अगर किसी का वेग हम एग्जैक्टली या ठीक निर्धारित कर लेंगे तो डेल्टा एक्स को नहीं बता सकते। और अगर किसी का हम डेल्टा एक्स यानी कण की स्थिति के बारे में अगर हम बता देंगे 100% की यही स्थिति है, तो उसके हम वेग की बात नहीं कर सकते। दोनों का एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते, या तो ये पता लगा पाएंगे या तो ये, और अगर ये पता लगा लिया तो ये नहीं लगा पाएंगे। ठीक, दोनों में से किसी एक का यथार्थ निर्धारण किया जा सकता है। किसके अनुसार, हाइजेनबर्ग ने क्या किया, अनिश्चयता की अनिश्चितता, यानी नाम में लिखा अनिश्चित है, एक निश्चित दूसरा अनिश्चित। ठीक, समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा लिखा है ऐसे ही बिल्कुल एग्जाम में आपको लिखना है, क्या, कि किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ निर्धारण असंभव है। और इसका इन्होंने एक गणितीय समीकरण दिया, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स का गुणनफल या तो h/4 के बराबर होगा या तो अधिक होगा। इसका अनुसार यदि हम डेल्टा एक्स का पता लगाएंगे ठीक तो डेल्टा पी नहीं निकलेगा, डेल्टा पी बताएंगे तो डेल्टा एक्स सही नहीं बता पाएंगे। ठीक, समझ में आ गया। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर के बारे में।